हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 3 सीरीज चला रहा हूँ, याद रखना। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी। इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी के लिए तो मैं बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर जो टॉपिक्स है वो मैं सब्जेक्टिव पैटर्न पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स खुद क्लियर हो जाते हैं। मगर जो इकोनॉमिक्स का मसला है, चाहे जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स है या पीएससी एग्ज़ाम्स है, तो उनके लिए यहाँ पे मसला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होता है वो इकोनॉमिक्स से नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनके लिए हम सीरीज चला है सीधे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्ज़ाम में बार बार जो रिपीट किए जाते हैं, तो उनके वही ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर हो तो आराम से जितने भी, चाहे 10 मार्क्स हो, 15 हो या 20 मार्क्स हो, इकोनॉमी से किसी भी एग्ज़ाम में वो आराम से उन ऑब्जेक्टिव्स को कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ। अब यहाँ से मेरी बात यही होगी कि आप लोगों के लिए कि जो मैं आज का पार्ट थर्ड इकोनॉमी का वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़रूर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। इसमें मैं टैक्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिया में हैं तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसका पार्ट सेकंड भी होगा इसी टैक्स का। आज मैंने टैक्स का पार्ट फर्स्ट लाया, अब टैक्स का पार्ट सेकंड भी मैं लाऊंगा। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक पेज पे भी इस चैनल को शेयर करिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ये फैमिली बहुत एनलार्ज हो जाए। अब पहला ऑब्जेक्टिव आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, पहले मैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब मैं टैक्स की बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा। आपको याद रखना होगा कि मैं कल जब जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो दिया था उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे थे जो इसी सीरीज़ पार्ट सेकंड से रखने थे, मगर वो उस वक्त ड्रॉप हो गए। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ, कि आपको याद रखना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ये आपको याद रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में, और ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, नेशनलाइज हुआ था ये आपको याद रखना होगा 1949 में। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना होगा कि रिजर्व बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक्स। बैंकर ऑफ बैंक, जैसे कि अगर हमें लोन की ज़रूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं। और जब बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कभी कभार पूछा जाता है विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक्स, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद आपने सुना होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। आप इकोनॉमी पढ़ रहे तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? व्हेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट इज 1949। जिस साल आरबीआई यहाँ पे नेशनलाइज हुआ था उसी साल यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया था 1949 में। उसके बाद आपने नाम सुना होगा बैंक्स के बारे में। कुछ बैंक्स होते हैं देहाती बैंक जिनको हम, या रूरल बैंक्स होते हैं। आपको पता है विच इज़ द फर्स्ट रूरल बैंक ऑफ इंडिया? आपको उस बैंक का नाम बताना है जो फर्स्ट रूरल बैंक ऑफ इंडिया है। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं बुक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट रूरल बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्रथमा, PRATHMA, प्रथमा इज़ द फर्स्ट रूरल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने सुना होगा नाम IDBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDBI? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना होगा IDBI भी आता है बार बार, और या फुल फॉर्म ऑफ IDBI भी आता है, या कब बना है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो IDBI का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये IDBI बनाया गया था 1964 में, और इस IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 ऑब्जेक्ट। IDBI बैंक का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, बनाया गया था 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद अब जो हमारे पास ये इकोनॉमिक प्लानिंग कंसेप्ट था, नीति आयोग से पहले यहाँ पे वो 5 ईयर प्लान्स चलते थे। वो 5 ईयर प्लान्स हमने किस कंट्री से कंसेप्ट लिया था? वो पॉलिटी का भी, जैसे कि हम फीचर्स पर बोरोइंग बैग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने ये चीज़ें वहाँ से लाई। अब यहाँ से बात है कि 5 ईयर प्लान्स, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट हमने किस कंट्री से लाया था? डेट इज़ USSR या रशिया। तो USSR याद रखना होगा, तो USSR से हमने वो लाया था। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। आज अब सीधे हम पूछते हैं किस टॉपिक के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्स। देखो, टैक्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, बार बार यही ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव्स को याद करके रखना।
टैक्स लिवाइड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन सा टैक्स है जो हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्या किया जाता है, लिवाई किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फिर कहाँ पे, मार्केट के दौरान, फिर जब उसकी सेल होती है तब, उसके बाद वो हर एक स्टेज पे उस टैक्स को क्या टैक्सेस लगते हैं, हर एक स्टेज पे उस प्रोडक्ट को टैक्सेस लगते हैं। और उस टैक्स का नाम क्या है जो हर एक स्टेज पे एक प्रोडक्ट को लगता है, दैट इज वेट, वैल्यू एंड एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एंड एडेड टैक्स कभी कभार पूछा जाए, इन विच स्टेट वेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, वेट इंडिया में किस स्टेट में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज हरियाणा। इसके अलावा क्या ये वेट डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वेट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सेल्स टैक्स, आपने नाम याद रखा होगा, कभी कभार पूछा जाता है सेल्स टैक्स कौन सा टैक्स है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको याद रखना होगा सेल्स टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी, वो भी याद रखना होगा, वो भी है इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी भी है इनडायरेक्ट टैक्स। 3 टैक्स याद रखना, इनमें से एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव। इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन है, आप याद रखना, इनडायरेक्ट इनमें से है सेल्स टैक्स, इनमें से एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। इन 3 टैक्स को आप याद रखना एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं कुछ डायरेक्ट टैक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। हमारे पास है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। हमारे पास है वेल्थ टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। हमारे पास है इसी तरह से हमारे पास होते हैं जितने भी सेंट्रल टैक्सेस होते हैं, तो हम उन्हें नाम देते हैं एज डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस की। आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी जो है इसने क्या डायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये रखना, क्या जीएसटी एबॉलिश डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स, क्या इसने एबॉलिश किया डायरेक्ट टैक्स को, या इसने रिप्लेस डायरेक्ट टैक्सेस को किया या इनडायरेक्ट टैक्स को, इट इज इनडायरेक्ट। वो जीएसटी रिप्लेसड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये याद रखना। उसके बाद ऐसा एक टैक्स है, टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड। वो टैक्स कौन सा है, हमें उस टैक्स का नाम बताना है जिसे इम्पोज तो करते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर किसके पास ये राइट होता है कि वो उसको कलेक्ट करे, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। वो कौन सा टैक्स है जिसको इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं मगर कलेक्ट कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी। आपको याद रखना होगा स्टैम्प, STMP, स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आपने एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है टैक्स हीवन। टैक्स हीवन किसे कहते हैं, कल आएगा। टैक्स हीवन क्या होता है, टैक्स हीवन का मतलब होता है एग्जेप्शंस टू फॉरेन सिटीजन्स नॉट टू पे टैक्सेस ऑन इन्वेस्टिंग मनी इन कंट्री। अगर कोई मुल्क किसी फॉरेन कंपनी को अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स लिवाई न करे, बल्कि टैक्स के बगैर उनको बोले कि आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, तो हम वो उस वक्त उसको कह सकते हैं इट इज टैक्स हीवन। तो टैक्स हीवन इज व्हाट, ये वो हालत है एग्जेप्शन टू फॉरेन, जब एग्जेप्शन दी जाती है फॉरेन सिटीजन को नॉट टू पे टैक्सेस, कि वो टैक्सेस पे न करे ऑन इन्वेस्टिंग मनी इन कंट्री, किसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर। अब उसके बाद टैक्स सिस्टम फाउंड इन इंडिया। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो किस नेचर में है, वो है डिग्रेसिव। आपको याद रखना होगा, आपका वर्ड याद रखना है डिग्रेसिव, DEGR, प्रोग्रेसिव नहीं डिग्रेसिव, DEGRESSI, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। उसके बाद एग्रीकल्चर टैक्स होता है। एग्रीकल्चर टैक्स इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। आपको याद रखना होगा इज इट ए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। तो एग्रीकल्चर टैक्स इज ए स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, याद रखना। एग्रीकल्चर टैक्स इज व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। उसके बाद जीएसटी, फिर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब इंडिया में लाया गया, जीएसटी इंडिया में लाया गया था 1 जुलाई 2017। ये आपको याद रखना होगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था। और ये जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया ने किस कंट्री से लाया, जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया ने कनाडा से लाया। ये याद रखना, जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया ने किससे लाया, कनाडा से लाया। और जीएसटी कब लाया गया यहाँ पे, 1 जुलाई 2017 में। और जीएसटी किस एमेंडमेंट से इंडिया में लाया गया, ये भी याद रखना है। जीएसटी लाया गया था 101 एमेंडमेंट बिल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जीएसटी लाया गया था, ये याद रखना। उसके बाद जीएसटी 3 स्टेज पे लगता है या 3 प्रोसेस पे लगता है। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी जीएसटी लगता है, रिटेलर्स के ऊपर भी लगता है, कंज्यूमर्स के ऊपर भी लगता है, ये याद रखना। जीएसटी में आमतौर पूछा जाता है जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन मैन्युफैक्चरर्स, इनमें से रिटेलर्स क्या होगा, गायब होगा। और आपको बताना क्या ये गलत है, ऐसे नहीं, ये ठीक तब है जब 3 होंगे, या मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स या कंज्यूमर्स, जब तीनों के ऊपर लगता है तो दैट इज जीएसटी। जीएसटी इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी पता है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसने खुद किनको किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे रिप्लेस किया। मगर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत जरूरी है, जीएसटी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। देखो जीएसटी कुछ टैक्सेस कुछ चीज़ों के ऊपर नहीं लगता है, उनमें से ऑब्जेक्टिव एनी हाउ आता है। बस आपको उन
4-5 चीज़ों के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एक है कुकिंग गैस, दूसरा है लिक्वर जिसे शराब बोलते हैं, तीसरा है पेट्रोल, एयर फ्यूल, नेचुरल गैस एंड डीजल। ये वो प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। फिर से बोलूँगा मैं, कुकिंग गैस, लिक्वर, पेट्रोल, एयर फ्यूल, नेचुरल गैस, डीजल। उसके बाद